आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तालियां बजाइए। गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं ये रॉकेट बॉयज सीरीज देख के। मैं हमेशा, मेरा ये मानना है कि हमारे भारत का इतिहास इतना महान है। आज मैं बहुत ही शानदार लेक्चर लेने वाला हूं, भारत पे हमारी ताकत क्या, असली ताकत क्या है, हम क्यों ये प्रेम फालतू का स्विट्जरलैंड में शूटिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं इसको प्यार हुआ, उसके पिताजी ने धोखा दिया, गाली गलौज, बस यही दिखाओ। ये इतिहास क्यों नहीं बताते? हमारे भारत का ये जो गोल्डन हिस्ट्री है, हमारी एटॉमिक हिस्ट्री, हमारी स्पेस हिस्ट्री, हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री है, हमारे जो एम्पायर्स हिस्ट्री, जो एम्पायर्स बनाए हमने, कितना कुछ है। हमारे भारत की जो पॉलिटिक्स है, अब वक्त बदल रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, ये रॉकेट बॉयज मैंने कल देखा, कल खत्म किया, बिंज वॉच किया मैंने एक। हालांकि मैं बहुत जल्दी जल्दी देखता हूं, वक्त की बहुत ज्यादा कमी रहती है, लेकिन दोस्तों क्या शानदार सीरीज बनाई है। इतनी बार आपके आंसू निकलेंगे, मेरे तो, मैं तो बहुत इमोशनल हुआ जब आप देखेंगे होमी भाभा, विक्रम साराभाई और ओहो क्या बताऊं मैं, एपीजे अब्दुल कलाम। ट्रेलर में जब आखिरी में आपने देखा होगा कि जब ट्रेलर में एपीजे अब्दुल कलाम सर, बहुत ही मेहनती लड़का है, साउथ से बहुत दूर से आया है, नाम है कलाम। ये रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब अब्दुल कलाम की एंट्री होती है। ओहो, मतलब मजा ही आ जाती है एकदम, आप तालियां बजाएंगे चाहे आप कहीं पे भी देख रहे हो। तो दोस्तों ये गेम चेंजर है, इससे हमारा बॉलीवुड डेफिनेटली चेंज होगा। और अब थीम बेस्ड मूवीज बनेगी, आलतू फालतू नहीं कुछ दिखाया जाएगा, क्योंकि इन सब ने अब बैरियर्स तोड़ दिए हैं। इस तरीके की सीरीज बननी चाहिए। बहुत ही शानदार वेब सीरीज बनाई है रॉकेट बॉयज। होमी भाभा, विक्रम साराभाई पे मैंने बायोग्राफीज भी कवर की है। एपीजे अब्दुल कलाम की तो किताबों का मैंने रिव्यू किया है, आप जरूर देखिएगा उनकी किताबों का रिव्यू। विंग्स ऑफ फायर, उसके बाद बहुत ही शानदार, अरे यार, इग्नाइटेड माइंड्स, है ना। तो रॉकेट बॉयज, होमी भाभा, विक्रम साराभाई और हम एपीजे अब्दुल कलाम, क्या तीनों की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स, यूपीएससी की आईएएस की नोटिफिकेशन आ गई है। 861 वांट्स हैं, 861 वांट्स हैं, तो इस बार 20% ज्यादा है। फॉर्म जरूर भरिएगा। हमने लाइव सेशन, डाउट होगा, प्रीलिम्स ओरिएंटेड सवाल को कैसे टैकल किया जाए, मेंस, आंसर राइटिंग, एस्से राइटिंग, ये सब जो है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, तो अब पूरी लाइव क्लासेस चलेंगी। इस बार एग्जाम हम आपका निकलवा के ही रहेंगे। तो ये नंबर्स पे आप कॉल करिए, नहीं तो आप ऐप डाउनलोड करिए। हमने इसलिए 2 दिन के लिए सेल निकाली, कल सेल और आज रात 12 बजे तक सेल है, सिर्फ यूपीएससी पे। यूपीएससी 25 आपको यूज कर रहे हैं और आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। तो आज रात 12 बजे तक आप अवेल कर सकते हैं। तो ये है सोनी लिव ओरिजिनल्स रॉकेट बॉयज, बहुत ही शानदार। एक एक पहलू को इतने अच्छे से टच किया गया है। जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। लोग बहुत हेटर्स हैं, लोगों ने जवाहरलाल नेहरू को पढ़ा नहीं है। लगभग सारी की सारी चीज जवाहरलाल नेहरू ने बनाई। आपको पता है ना, लीडरशिप कमाल की थी भाई, कमाल की। और इसमें दिखाया है आइडियलिस्ट, एक आइडियलिस्ट। जवाहरलाल नेहरू को पता है कि भाई लोगों की जान जाएगी, लेकिन स्टिल वो बोलते हैं कि बनाओ एटम बॉम्ब, बनाओ स्पेस प्रोग्राम। आज ये नहीं हो सकता। तब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज के जमाने में अगर इस तरीके का कोई प्रस्ताव आता ना, इसको ठुकरा दिया जाता। आजकल तो बस वही सब चल रहा है ना, आप समझ ही रहे होंगे क्या चल रहा है। लेकिन उस समय के जो लीडर्स थे, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एक गजब के लीडर्स थे। उनको यह पता था कि क्या करना है। तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि स्पेस प्रोग्राम चाहिए, करो स्पेस प्रोग्राम, दे रहे हम तुमको पैसे। एटॉमिक बॉम्ब बनाना, बनाओ एटॉमिक बॉम्ब, हम तुमको पैसे दे रहे हैं। यह हिसाब किताब था, बहुत ही शानदार। तो रॉकेट बॉयज आप जरूर देखिएगा दोस्तों। डॉक्टर होमी भाभा की हम बात करते हैं। डॉक्टर होमी भाभा की बात करें तो पारसी है ये। होमी जहांगीर भाभा, एक बहुत ही समृद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ। होमी भाभा की बात करें तो इनका जो इनके जो पिताजी है, बहुत बड़े बैरिस्टर, बहुत बड़े, पिताजी से ज्यादा बनती नहीं थी, लेकिन अब माताजी से बहुत ज्यादा बनती थी, बहुत बड़े बैरिस्टर। होमी भाभा भी बाहर इंग्लैंड में पढ़ के आए,
कैम्ब्रिज से पढ़ के आए, उसके बाद भारत वापस आए। भारत में इन्होंने यहां पे पढ़ाना शुरू किया, कॉस्मिक रे यूनिट चलाया और उसके बाद एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन बने। अब ये जो जर्नी है ये इसमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाई गई है। तो डॉक्टर भाभा जो हैं फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, होमी भाभा ने पहले ही भांप लिया था कि जब पूरी दुनिया, पूरे भारत में सोशलिज्म की लहर थी, तब होमी भाभा ने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर एनर्जी, हमको इस पे फोकस करना चाहिए। यूएसए ने एटम बम बना लिया, 4 साल बाद सोवियत ने एटम बम बना लिया, फिर ब्रिटेन ने एटम बम, फिर फ्रांस और चाइना भी एटम बम बना रहा है। इन सब ने आर्म्स रेस शुरू हो गई है। और अगर हमने बॉम्ब नहीं बनाया, बॉम्ब नहीं, इनफैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बनाया, ये रिएक्टर जो है ना, छोटा सा 1 ग्राम यूरेनियम जो है 30,000 किलो कोयले की ताकत दे सकता है। जितना आपको हजारों कोयले से ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, 1 ग्राम यूरेनियम से मिलती है। इतनी ज्यादा है न्यूक्लियर पावर। तो आप न्यूक्लियर पावर को यूज करो ना, आप न्यूक्लियर रिएक्टर बनाओ। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा बनाया था होमी भाभा ने, है ना। तो कमाल की इनकी दोस्तों जर्नी रही है, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स। एक चीज और बता दूं कि होमी भाभा विक्रम साराभाई बहुत 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 अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त भाई। कॉस्मिक रे यूनिट पे काम कर रहे थे। होमी भाभा विक्रम साराभाई के सीनियर थे। विक्रम साराभाई होमी भाभा की स्टोरी काफी सिमिलर है, दोनों ही बाहर पढ़े, दोनों ही काफी समृद्ध परिवार में पैदा हुए और ये बहुत ही ये लकी है। देखिए अभी तो मेरिटोक्रेसी है, अभी तो जो भी इंसान है अपनी मेहनत के बल पे, जैसे कलाम सर मेहनत के बल पे अभी वो आगे आ सकता है। लेकिन उस समय दोस्तों आपको अच्छे परिवार में जन्म लेना जरूरी था, क्योंकि आपको तब बहुत प्रिविलेज मिलती है, आप पढ़ सकते। हालांकि ये कोई बैरियर नहीं है, लेकिन हाँ आपको एक एडेड एडवांटेज होता, तो वो विक्रम साराभाई होमी भाभा को था। विक्रम साराभाई भी वापस आए, बलून एक्सपेरिमेंट, मिल्टन का बलून एक्सपेरिमेंट उन्होंने होमी भाभा के साथ परफॉर्म किया। स्टूडेंट थे विक्रम साराभाई होमी भाभा के, लेकिन फिर दोनों की दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी हुई, इतनी गहरी हुई कि क्या बताएं। बहुत डिफरेंसेस भी हुए। जब होमी भाभा ने बोला कि भाई बॉम्ब बनाना पड़ेगा, एटम बॉम्ब बनाना पड़ेगा, तो विक्रम साराभाई आइडियलिस्ट थे। विक्रम साराभाई आइडियलिस्ट थे और विक्रम साराभाई ने बोला नहीं, बॉम्ब नहीं बनाएंगे हम। लेकिन बाद में विक्रम साराभाई भी मान गए कि जाओ होमी अपना बॉम्ब बना लो, क्योंकि सच में आर्म्स रेस शुरू हो गई है और हम बहुत पीछे रह जाएंगे। पता है कब हुआ? जब चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया। और तब जवाहरलाल नेहरू को भी यह समझ में आ गया कि भाई एटम बॉम्ब हमको चाहिए, बात जाइए अपना बनाए। तब तक भारत में रिएक्टर आ चुका था, हमने न्यूक्लियर एनर्जी पे काफी ज्यादा एडवांस स्टेज पे हमारा प्रोग्राम पहुंच गया था। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है दोस्तों कि होमी भाभा की जो मृत्यु है वो लाल बहादुर शास्त्री के 1965 के बाद ही, मतलब 1966 में बस थोड़े ही दिन बाद यहां पे होमी भाभा की मृत्यु होगी। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, इसकी भी मर्डर मिस्ट्री है ये कि क्या वाकई में होमी भाभा की मृत्यु हुई कि अमेरिका ने मारा था। क्योंकि देखिए ऐसा था ना कि जब न्यूक्लियर रेस चल रही थी, आर्म्स रेस चल रही थी, तो अमेरिका की CIA सब पे नजर रखती थी, ठीक है, भारत पे खास तौर पे, क्योंकि उनको ये पता था कि होमी भाभा ने, भाई भारत में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बन गया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन बन गया, विश्वेश माधव, मेहंदी रजा और डॉक्टर होमी भाभा चेयरमैन थे होमी भाभा। तो भाई ये तो अमेरिका को अब दिमाग खराब हो गया कि भाई ऐसा है ना कि ये लोग कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत बड़ा काम हो रहा है और ये एटम बम बनाएंगे। तो इन्होंने अपने जासूस छोड़ दिए थे और भाई साफ निर्देश थे, खत्म करो। CIA करता है, अमेरिका ने किया है। तो होमी भाभा की मर्डर पे इनका प्लेन क्रैश हुआ था, लेकिन क्या वाकई में प्लेन क्रैश हुआ था कि ये मिस्ट्री की साजिश रची थी? मुझे जहां तक लगता है, मेरा मानना है कि यस, अमेरिका की साजिश थी ये, ऐसा है, क्योंकि जिस तरीके से होमी भाभा की डेथ हुई थी ना, समझ नहीं आया। तो ये चीज है। ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। 30 अक्टूबर 1909 में उनका जन्म हुआ और 24 जनवरी, ठीक 3 हफ्ते बाद, मतलब जैसे ही यहां पे लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हुआ, कुछ ही दिनों बाद होमी जहांगीर भाभा का देहांत हो गया। इससे पहले होमी जहांगीर भाभा 3 साल पहले एक रशियन साइंटिस्ट के साथ देखे गए थे, सोवियत साइंटिस्ट, काफी कुछ हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो ही वॉज न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, फाउंडिंग डायरेक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ TIFR। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें भी एक प्रकरण मिलता है, और ऐसे भी जब आप इनकी आर्काइव में जाएंगे, जो होमी भाभा ने लिखा एक प्रकरण बहुत ही फेमस है। होमी भाभा ना अंग्रेजों से बहुत चिढ़ते इन द सेंस कि वो अंग्रेजों को पसंद नहीं करते थे। होमी भाभा ने साफ बोला था कि न्यूक्लियर बम आपको क्या लगता है। वो भाई संवाद बहुत ही शानदार है। जब जवाहरलाल नेहरू होमी भाभा के बीच में होता है कि क्या लगता है न्यूक्लियर बम मैं किसके लिए बना रहा हूं? मैं अपने देश के लिए न्यूक्लियर एनर्जी बना रहा हूं।
होमी भाभा से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। आप ये समझिए कि इन्होंने जब भाई आईआईएससी में फंडिंग बंद हो गई, सीवी रमन आईआईएससी के डीन वो पूरा चला रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर ने फंडिंग बंद कर दी, तो भाई फंडिंग चाहिए थी, टीआईएफआर की स्थापना होती है। अब यहां पे बहुत ही शानदार प्रकरण होता है। कॉस्मिक रे यूनिट पे होमी भाभा और विक्रम साराभाई दोनों मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन होमी भाभा ने भाई जेआरडी टाटा को कन्विंस करके टीआईएफआर बना लिया, टीआईएफआर की फंडिंग कर दी। रातों रात होमी भाभा ने कॉस्मिक रे यूनिट को बंद कर दिया। विक्रम साराभाई और होमी भाभा के बीच में काफी डिफरेंस हुए थे इस बात को लेकर। विक्रम साराभाई ने साफ बोला था कि आप रातों रात कैसे कॉस्मिक रे यूनिट बंद कर सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, आप जा रहे हो, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली अगर होमी भाभा और विक्रम साराभाई को आप कंपेयर करो तो विक्रम साराभाई एक आइडियलिस्ट थे, बहुत ज्यादा। विक्रम साराभाई तो मतलब एक अलग ही लेवल के इंसान थे, अभी हम उनकी बात करेंगे। तो टीआईएफआर, फिर एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ये सब इन्होंने बनाया। और उसके बाद फिर आपको पता ही है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क, इस समय भारत की शान, ट्रॉम्बे में इन्होंने रिसर्च सेंटर बनाया, ये चीज है। तो एडम्स प्राइज इनको मिला, पद्म भूषण मिला, एंड ही वाज आल्सो नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1951 एंड 1953, 56। लेकिन नोबेल प्राइज आपको पता ही है कि यूरोप अमेरिका से डोमिनेटेड है, तो इनको तो मिलने का सवाल ही नहीं था। न्यूक्लियर फिजिक्स करियर इन्होंने ब्रिटेन में ही शुरू किया। उसके बाद फिर ये भारत आए एनुअल वेकेशन पे, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था, इसी दौरान विक्रम साराभाई भी वापस आए थे। दोनों की कहानी सिमिलर है, एक भाई न्यूक्लियर का गया था, दूसरा स्पेस का गया था। क्या शानदार कहानी। और उसके बाद फिर ये भारत ही रहे। फिर ही वॉज, इनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बंगलुरु, आईआईएससी, उस समय ब्रिटिशर चलाता था आईआईएससी, अब उसके बाद फिर भारत चलाने लगा। तो आईआईएससी बंगलुरु में इनको बहुत बहुत बड़ी पोजीशन मिली। सीवी रमन और होमी भाभा के रिश्ते बहुत अच्छे थे। सीवी रमन, होमी भाभा और विक्रम साराभाई, ये तीनों की तिकड़ी कमाल कर गई। फिर बहुत बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स, जब कांग्रेस की मीटिंग होती थी ना, तो इनको बुलाया जाता था। जवाहरलाल नेहरू को भाई कहते थे ये, ठीक है ना। तो ये जाते थे कि भाई ने बुलाया है, और बहुत ही इनके हाई कॉन्टैक्ट्स थे। तो जब होमी भाभा बैठते थे और सारे के सारे कांग्रेस लीडर भी बैठते थे, तो समझिए कि जब होमी भाभा बात करना शुरू करते थे, किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी। एक तो ये इतने शांत, और एक एक की बात सुनते थे और उसको रिस्पॉन्ड करते थे। सबसे बड़ी बात तो ये है ना। तो ये चीज है। देन उसके बाद फिर इन्होंने कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट इंस्टीट्यूट, वही इसी में इनकी विक्रम साराभाई से मुलाकात हुई कि आखिर बलून को इतना ऊपर भेजे कैसे। तो विक्रम साराभाई ने बोला कि अरे मैं हूं ना। तो दोनों ने इस रिसर्च यूनिट पे बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन इसको बंद करना पड़ा दोस्तों। पॉइंट पार्टिकल्स मूवमेंट पे ये रिसर्च कर रहे थे कि नया पार्टिकल भी डिस्कवर हो सकता है। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद टीआईएफआर की स्थापना हुई। एक बार इन पे मुकदमा भी चला था, दोनों पे, साराभाई और साराभाई। होमी भाभा ने क्या किया कि आईआईएससी में ब्रिटिश का झंडा उठा के, यूनियन जैक उतार के इन्होंने भारत का तिरंगा लहरा दिया, ठीक है। तो इनके ऊपर मुकदमा भी चला था, और फंडिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। ये इशू ऐसा था ना, ये इशू ऐसा हुआ, इतना ज्यादा ये प्रचलित हुआ, क्योंकि इसकी वजह से होमी भाभा को और विक्रम साराभाई एकदम गजब तरीके से फेमस हो गए कि भाई ये कौन आ गए नए क्रांतिकारी, साइंस क्रांतिकारी है ये। और इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर ने आईआईएससी को फंडिंग देने से मना कर दिया कि तुमको फंड नहीं करेंगे हम। फिर वहां से टीआईएफआर की स्थापना होती है। फिर नेहरू ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया और फर्स्ट चेयरमैन बने होमी भाभा। इसमें भी डिस्प्यूट हुए थे, बट वही बता रहे कि जवाहरलाल नेहरू को, कांग्रेस की पूरी मीटिंग थी और जवाहरलाल नेहरू ने बुलाई, इसमें बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ, बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ। लेकिन हम ये देखते हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि भाई होमी भाभा को चेयरमैन नहीं बनना चाहिए, लेकिन जब वोटिंग कराई गई तो होमी भाभा वाज दी फर्स्ट। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत का इन्होंने चलाया। फिर 1975 का जो न्यूक्लियर डेटोनेशन, फिर उसके बाद 1998 का पोखरण टेस्ट, जो हम ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर हो गए होमी भाभा की वजह से। वो ये कहते थे कि भाई देखो, दुनिया हमारी बात मानेगी अगर हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। आज अमेरिका ये कह सकता है, अमेरिका ये बोल सकता है कि हम पीसफुल है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। अमेरिका ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो उसको पता है उसकी धरती पर कोई अटैक नहीं करेगा। तो जब अटैक ही नहीं कर रहे हो तो आप पीसफुल हो ही। सिंपल सा इनका ये बोलना था। अब हम बात करते हैं विक्रम साराभाई की। हाँ, 1966 में इनकी मौत हुई थी और ऐसा बोला जाता है कि CIA ने इनको मरवा दिया था। अगर होमी भाभा जिंदा रहते तो यकीन मानिए दोस्तों, हमको 1975 का वेट नहीं करना पड़ता, 1998 टू बी प्रिसाइज। हम 1970s में ही एक न्यूक्लियर पावर हो गए होते और सबको पीछे छोड़ दिया होता हमने। लेकिन वही कह रहे ना, क्रूशियल टाइम पे वी लॉस्ट होमी भाभा।
विक्रम साराभाई 12 अगस्त 1919 में इनका जन्म हुआ अहमदाबाद। इनके जो पिताजी थे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। 8 बच्चों में सबसे छोटे थे विक्रम अंबालाल साराभाई, और इनके कान बहुत बड़े बड़े थे, बहुत बड़े बड़े कान थे। लेकिन विक्रम साराभाई की सबसे बड़ी बात यह थी, बहुत ही रियलिस्टिक थे। मतलब जैसे आजकल नहीं कि ये कपड़े पहनो, मैंने एक चीज देखी है कि जिनकी बहुत हाई थिंकिंग होती है वो इन सब चीजों को सोचते नहीं है ना। विक्रम साराभाई क्या है कि वो कहीं पे भी बड़ी बड़ी मीटिंग है तो कुर्ता पैजामा पहन के चले जाते थे। कहते ना कि जो, क्योंकि वो सब चीजें यू नीड टू बी फील कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। जब आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। आप समझ रहे हो, आप कुछ भी पहन के चले जाओ बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट, और पूरी लैमलाइट आपके ऊपर ही होगी। विक्रम साराभाई के साथ यही होता था, वो कहीं पे भी कुर्ता पैजामा। एपीजे अब्दुल कलाम के साथ यही था। तो ये चीज है। तो विक्रम साराभाई बहुत ही ईज में रहते थे, आप समझ रहे हो। इनके साइंटिस्ट जो है इनसे आगे बात करते। एक बार क्या हुआ था कि एक्सपेरिमेंट, भाई इन्होंने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी शुरुआत की, ठीक है। इन्होंने भी, क्योंकि पैसा था तो इन्होंने लेबोरेटरीज बनाई बहुत सारी, एनपीएल बनाया। तो इसमें क्या था, मतलब नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, तो उसमें एक बार एक पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। तो सब के सब डर गए साइंटिस्ट के, अरे यार सर आएंगे तो क्या कहेंगे। विक्रम साराभाई आते कहते कोई बात नहीं, होता रहता है, क्या परेशान है। साइंस है, अगर खराब तोड़ो फोड़ोगे नहीं तो फिर चलेगा कैसे, बस अगली बात जांच कर लेना। ऐसे थे विक्रम साराभाई। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। एक और चीज, विक्रम साराभाई ने लोगों के लिए सोचा। इन्होंने एक बहुत बड़ा यूनिट एस्टैब्लिश किया था। इन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई थी गुजरात में, और तब इनका बहुत विरोध हुआ था। जितने भी जो मिल वर्कर्स है ना, उन्होंने विरोध किया था विक्रम साराभाई का। लेकिन विक्रम साराभाई आए सामने और बोला कि आज पूरी दुनिया आगे निकल रही है इंडस्ट्री की वजह से, हम क्यों नहीं आगे निकल रहे, हम अभी भी पीछे हैं। मतलब क्या है इसका, आप सबको हमारे साथ आना पड़ेगा ताकि हम आपकी जिंदगी सुधार सके। और यही किया विक्रम साराभाई ने। मृणालिनी से इनसे शादी हुई थी। वो बहुत, इनकी शादी हुई थी, भारतनाट्यम डांसर थी वो। होमी बाबा की शादी नहीं हुई थी, बहुत प्यार करते थे एक से, बट शादी नहीं हो पाई थी। तो इनकी जो कार्तिकेय और मल्लिका साराभाई भी बहुत बड़ी डांसर है। कार्तिकेय बहुत बड़े एक्टिविस्ट है। तो इनके बच्चे भी बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हैं। तो विक्रम साराभाई वही इंडियन फिजिसिस्ट थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इन्होंने कॉस्मिक रे पे इन्होंने अपनी पीएचडी की। फिर उसके बाद होमी भाभा से इनकी मुलाकात हुई। दोनों ने बहुत ही साथ में काम किया, बहुत ही बढ़िया काम किया। और उसके बाद फिर होमी भाभा और विक्रम साराभाई के रास्ते अलग अलग हुए। होमी साराभाई चले गए इधर एटॉमिक एनर्जी पे, और विक्रम साराभाई पहले तो उन्होंने पूरा इंडस्ट्रियल यूनिट लगाया, साइंस को यूज किया। उसके बाद इन्होंने एनपीएल एस्टैब्लिश की, और भी बहुत सारी चीजें साइंस से रिलेटेड एस्टैब्लिश की। लेकिन विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर वीएसएससी, जो बाद में जाके इसरो बना, वो भी विक्रम साराभाई ने ही एस्टैब्लिश किया था। भारत का रॉकेट जो है वो विक्रम साराभाई तो लेके आए थे। रॉकेट प्रोग्राम विक्रम साराभाई ने शुरू किया था, आप समझ रहे हो। अगेन आईआईएससी में इन्होंने भी काम किया था। One words permissive individuals who do not have a compelling need to reassure themselves they are leaders। क्या बात है। एक और चीज बता दूं कि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है कि एक बार क्या हुआ कि विक्रम साराभाई इंस्टीट्यूट में एक साइंटिस्ट काम करने आया, और विक्रम साराभाई ऐसे बैठे हुए थे, ठीक है, और गीता पढ़ रहे थे। तो वो गया उनके पास, थोड़ा हंसने लगा। अरे सर आप गीता पढ़ रहे हो, है ना, आप क्या मतलब इससे क्या ही आपको हासिल होगा, साइंस है तो साइंस तो बहुत प्रगति कर गया है। तो ये जब विक्रम साराभाई को पता चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, शायद इस तरीके से बोल के चला गया, क्योंकि विक्रम साराभाई बहुत ही सिंपल रहते थे। विक्रम साराभाई हंसे और चले गए आगे। तो जब बाद में पता चला, जब बोला कि भाई यही विक्रम साराभाई है, तो उसके पर कच्चे उड़ गए, बोला अरे बाप रे बाप। तो यही हिसाब किताब था। उसके बाद फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आए, यहाँ पे इन्होंने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी बनाई 1947 में, अंडर स्टाफ। याद रखिएगा जो होमी भाभा ने टीआईएफआर बनाया था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुझे ये बताने की जरूरत है नहीं। आईआईएससी और टीआईएफआर ये दो बहुत बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट है भारत के। आज टीआईएफआर में एडमिशन बहुत मुश्किल से होता है, आईआईएससी में भी आपको जेस्ट का एग्जाम देना पड़ता है। टीआईएफआर मैंने दोस्तों बीएससी के बाद एग्जाम दिया था, मेरे परखच्चे उड़ गए थे, मुझे समझ हवा ही नहीं लगी थी कि सवाल कहां से। उसमें बहुत अच्छी फिजिक्स होनी चाहिए, ठीक है। जिसका भी टीआईएफआर में हो गया भाई समझ लो कि गजबी है। तो पीआरएल जो है ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने रिसर्च इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंसेज में कंडक्ट किए। यस, और उसके बाद इसरो यहां से ही तो आया ना 1969 में, थिम्बा तिरुवनंतपुरम। इन्होंने नेहरू से बोला था, जवाहरलाल नेहरू, वो मीटिंग कमाल किया भाई। जब जवाहरलाल नेहरू, होमी भाभा और एपीजे अब्दुल कलाम तीनों मिलने जाते हैं, अरे सॉरी, विक्रम साराभाई, होमी भाभा और एपीजे अब्दुल कलाम तीनों मिलने जाते हैं जवाहरलाल नेहरू से, और तीनों ही बोलते हैं, एक बोल रहा है एटॉमिक एनर्जी, दूसरा बोल रहा है
स्पेस प्रोग्राम। नेहरू बोलते हैं दोनों करो दोनों करो, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो फिर नेहरू ने बोला कि भाई देखो हम इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, आप स्पेस प्रोग्राम चालू करना चाहते हो, पैसे चाहिए ना, सरकार पैसे देती, फंड करती है, कैसे जस्टिफाई करेंगे? नेशनल सिक्योरिटी। कलाम ने जवाब दिया, बोला वाह क्या बात है, तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जस्टिफाई करिए। तुम्बा में ये जो पूरा रिसर्च सेंटर है वो बनाया गया। तुम्बा में रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी आज तो भाई बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, लेकिन उस समय अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई ने मिलके इसको डेवलप किया, और भी बहुत ही वाइड टीम थी, बहुत बड़ी टीम थी साइंटिस्ट की। ठीक है, सो ही इज बेसिकली द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। अब होमी भाभा 1966 में इनकी मौत हो गई। साराभाई बहुत डेवस्टेटेड, वेरी मच डेवस्टेटेड। तो फिर उसके बाद विक्रम साराभाई ही एक ऐसे थे जो संभाल सकते थे होमी भाभा की लेगेसी को, और ही वॉज अपॉइंटेड एज द एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। जो सीजन 2 आएगा, अब इसमें 1963 तक दिखाया गया है, और वो सीजन 2 बहुत ही शानदार नोट पे खत्म होता है। इसमें ये कहीं ना कहीं बताया गया कि अमेरिका ने शायद मरवाया है होमी भाभा को, लेकिन अब सीजन 2 जब आएगा तो उसमें कलाम सर के और इतिहास और उसको एक्सटेंड किया जाएगा विक्रम साराभाई के बारे में। तो देखेंगे हाईएस्ट ऑनर पद्म भूषण, पद्म विभूषण। हमारे लिए ये बहुत ही दुख की बात है कि भारत रत्न दोनों को ही नहीं मिला। क्या बात कर रहे हो, फालतू फालतू पॉलिटिशियंस को दे रखा है आपने, इनको नहीं दिया, इनको तो सबसे पहले देना चाहिए। विक्रम ए साराभाई कम्युनिकेशन साइंस, VASCSC, इन्होंने 1960s में, यही बाद में इसरो बनेगा। ठीक है ना, तो ये चीज है। उसके बाद फिर ही वाज गिवन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द 4th यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, फिर उसके बाद कलाम सर की हम क्या ही बात करें, कलाम सर की क्या बात करें हम, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे जब कलाम सर आते हैं, और जब भारत आजाद होता है और यह प्रश्न होता है पाकिस्तान जाए कि भारत जाए, कलाम सर साइंस की तरफ जाओ, सेक्युलरिज्म की तरफ जाओ, क्या बात है। कलाम सर जब जब आते हैं, मतलब मैं इस वेब सीरीज में बात कर रहा हूं, तब तक आप मतलब खुशी से झूम उठेंगे। क्या कमाल का करियर रहा है कलाम सर का। 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में जन्म हुआ, बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे थे, पेपर बांटते थे, आपको पता है ना, और पूरी जो इन्होंने पढ़ाई की है वो पूरी स्कॉलरशिप पे की है। वैसे तो पायलट बनना चाहते थे, लेकिन पायलट नहीं बनेंगे। विक्रम साराभाई से मिलने आए, विक्रम साराभाई को CV भेजा, साइंटिस्ट बोलते कि सर एक बहुत मेहनती लड़का है, तो विक्रम साराभाई ने देखते ही पहचान लिया कि क्या गजब का टैलेंट है ये बंदा, इसको लेके आओ। फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। APJ अब्दुल कलाम अपने जुगाड़ के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे, कोई भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए जुगाड़ से फिक्स कर ही लेते थे, आप समझ रहे हो। तो जब विक्रम साराभाई की भी मृत्यु हो गई, फिर उसके बाद होमी भाभा की भी मृत्यु होगी, तो APJ अब्दुल कलाम और सतीश धवन, ये तो बहुत बड़े साइंटिस्ट, इन दोनों ने टेक ओवर किया। और उसके बाद भारत का जो मिसाइल प्रोग्राम था, अग्नि, पृथ्वी, ये सब APJ अब्दुल कलाम की वजह से हुआ है। आज भारत आत्मनिर्भर है, आज फिलीपींस तक हमसे ब्रह्मोस खरीद रहा है। हम औकात नहीं है आज किसी से भारत से भिड़ जाए। APJ अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, होमी भाभा और भारत के जितने साइंटिस्ट हैं उनकी वजह से है। सो अ ट्रिब्यूट टू देम। तो भारत के 11th प्रेसिडेंट बने, है ना, और भारत का पूरा मिसाइल प्रोग्राम जो है इन्होंने बनाया। और उसके बाद फिर जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, भाई जो पहला लॉन्च था वो तो फेल होते होते बचा था, है ना, विक्रम साराभाई भी उस समय साइट पे थे। लेकिन उसके बाद फिर जितने भी प्रोग्राम्स ये इन्होंने कंडक्ट करवाए वो सब सक्सेसफुल है। आपको पता ना कि जब 1960s में पहला रॉकेट लॉन्च हुआ तो उसमें रॉकेट्स का सामान बैलगाड़ियों पे आया था। वहां पे चर्च था, चर्च को यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम ने को दिया था। वहां के जो बिशप थे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप इसको यूज कर सकते हो। तो समझिए कि सबने मेहनत की थी, तुम्बा को एक लॉन्चिंग फैसिलिटी बनाने में सबने मेहनत की थी। और इसरो का जो एवोल्यूशन हुआ है, लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम का जो एवोल्यूशन हुआ है, वो APJ अब्दुल कलाम की बदौलत। फिर उसके बाद आपको पता ही है कि जब ये प्रेसिडेंट भी थे, राष्ट्रपति भी थे, तो भी जब इनकी मौत हुई इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी, इनके पास कुछ किताबें और थोड़े बहुत कपड़े और बहुत ही कम पैसे। लेकिन क्या था? इतिहास। APJ अब्दुल कलाम भारत के उन नायक में से एक हैं। हम उनकी आज क्या, हम उनके अगले 2000, 4000, 6000 सालों तक बात करते रहेंगे। आप समझ रहे हो, उन्होंने भारत को इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया। महान बनना है ना तो महानता के गुण लेके आओ। ये बहुत ही कम लोगों को इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलती है और ये आपके ही हाथ में है। तो 20 साल तक इन्होंने इसरो के लिए काम किया, बहुत सारे इन्होंने लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजीज पे काम किया।
फिर उसके बाद अभी इसरो और डीआरडीओ, अगेन बाद में इसरो और डीआरडीओ अलग हो गए, तो फिर उन्होंने बाद में डीआरडीओ के लिए काम किया। ठीक है, डीआरडीओ ही तो बेसिकली हमारे लिए मिसाइल्स बनाता है ना। चीफ एग्जीक्यूटिव इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के ये चीफ एग्जीक्यूटिव थे, और उसके बाद फिर पूरा मिसाइल सिस्टम, पोखरण 2, एवरीथिंग, हर चीज में शामिल थे। फिर इनको भारत रत्न भी दिया गया 1997 में। ही इज नोन एज द फादर ऑफ, मतलब फादर ऑफ मॉडर्न मिसाइल प्रोग्राम, ऐसा हिसाब किताब था। तो ये है हमारे रॉकेट बॉयज, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वेब सीरीज को आप जरूर देखें। कुछ देखे ना देखे, लेकिन इस वेब सीरीज को जरूर देखें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि भारत की लेगेसी कितनी महान है। ये लेक्चर था, और मैंने इनकी किताबों का रिव्यू किया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।